आज से 2 हफ्ते पहले आप लोग मुरझाए हुए थे और अब आप लोग एक्टिव हैं। ये ऐसी चेंज क्यों आई है? नहीं, मेरी वजह से नहीं आई। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने क्रैश कोर्स से भरपूर फ़ायदा उठाया। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने हमेशा ये क्रैश कोर्सेज में ही पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना ही छोड़ देना। असल में ना क्रैश कोर्सेज में आप लोगों ने क्यों पढ़ा? अच्छा, क्या रीज़न है? अटेंशन लेवल है। पहले एक तो पेपर करीब है, फोकस्ड है। इससे पहले आप लोग फोकस नहीं थे, तो अब चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं। अच्छा, वैसे मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने कल आपको चाय पिला दी थी, क्योंकि आज जवान बढ़ गई है। तो अगर आज पे मैं छोड़ता तो मैं तो रुल जाना था। हाँ, तो वेव 2 तो बस वो तो हल्की सी है ना? नहीं, वेव 2 की अपनी इम्पोर्टेंस है, इसकी अपनी है, वेव 3 की अपनी है, वेव 4 की अपनी है, वेव 5 की अपनी है। 5 वेव्स हैं, 5 वेव्स हैं। देखिए ना, वेव 1 होगी, वेव 2 में पेपर्स हैं 4, टैक्स, बी लॉ, सी लॉ, ऑडिट, CM है 5। हाँ, R1, हाँ सर, टैक्स ठीक है, R1 भी है। उसके बाद वेव 3 है, वेव 3 में लाइव क्लासेस हैं, वेव 4 में टैक्स एट ICAP है, और वेव 5 में जवाब साहब है, और बीच में कहीं मॉक भी आ जाएगा। तो बस मॉक को भी अलग से वेव तो काउंट कर सकते हैं। तो 6 वेव्स हैं। इसका मतलब है कि हमने आपको पढ़ने का भरपूर चांस दिया और आपने उसका फ़ायदा भी उठाया है, मज़ीद उठाएंगे। अच्छी बात है। क्या MFA का नहीं हुआ? MFA की हम लोगों ने रिकॉर्डिंग्स अपलोड की हुई हैं। फाइनेंशियल पोर्शन का नहीं हुआ। जवाब साहब को पकड़ना है, उनसे कहेंगे हमें करवाएं, शायद आपकी बात मान लें। हाँ, वहाँ से पकड़ लें, जो मिलता है जहाँ से मिलता है बस लेके तैयारी कर लें। जो मिल रहा है, जहाँ से मिल रहा है, जिस टीचर का मिल रहा है, लेके तैयारी कर लें। MFA के लेक्चर्स मैनेजरियल के तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा जी, तो आप लोग फ्रॉड सीखा है, फ्रॉड करना कैसे है। अब आप लोग फ्रॉडिये बन गए हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने रिस्क भी देख लिया होगा। कल आप लोगों ने ऑलरेडी मटेरियलिटी के ऊपर काम कर लिया था, तो चैप्टर 3 तो आपका मुक चुका है। आए इसको मज़ीद मुकाते हैं। फ्रॉड पे आ जाएं, 240 पे। अच्छा, हमारा सेशन सिर्फ फ्रॉड के ऊपर होगा, क्योंकि रिस्क के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर्स को अपलोड करवा दिया है। फ्रॉड एक ऐसा एरिया जो कि रेगुलर में हम लोग नहीं कर पाए थे, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, और हमने रेगुलर में रिस्क कर लिया था, तो वही रेगुलर वाली वीडियोस मैंने अपलोड करवा दी हैं। और ये फ्रॉड, क्योंकि अगर हम दोनों करें ना आज, तो वो सेशन 9 बजे तक चलेगा, और आप लोग उतने उस मूड में तो होंगे नहीं। टाइम मेरी 6:15, एक और क्लास भी। अच्छा जी, हाँ, हम तो वेले हैं, हम तो अब बैठने को तैयार हैं। जी आ जाएं, फ्रॉड पे आ जाएं। टिपिकल एरिया ICAP का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरियाज में से एक फ्रॉड, और ग्रेड B आपको पता है रिस्क एंड फ्रॉड के ऊपर ही ICAP टेस्ट करता है अक्सर इसको। या ICAP रिस्क का सवाल देगा बड़ा, या एक सवाल 10-12 नंबर का फ्रॉड के साथ रिस्क को जोड़ सकता है। तो उसने 19 से 20 नंबर तो पूरे करने हैं ग्रेड B में। कितने? 19 से 20 नंबर। और 2 ही एरियाज उसके पास हैं, एक है ऑडिट रिस्क प्लस बिजनेस रिस्क, और एक है फ्रॉड। और फ्रॉड के साथ वो
मटीरियलिटी को जोड़ के पूरा कर सकता है, वो छोटा मोटा एक रिस्क का सवाल भी निकाल सकता है। तो अगर वो फ्रॉड टेस्ट करने पे जाए तो उसके पास बाकी मार्जिन खुल जाता है, बट अगर वो पूरा रिस्क का एक सवाल निकालेगा बड़ा, तो फिर इस चैप्टर के बाकी एरियाज़ को वो टेस्ट नहीं कर पाएगा। और पिछले 4 अटैम्प्ट से या 5 अटैम्प्ट से उसने कंसेक्यूटिव रिस्क पूछा है, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि इस दफ़ा फ्रॉड के साथ वो कोई कार्रवाई कर सकता है। फ्रॉड में आपको पता है टिपिकल 3 तरह के होते हैं प्रोसीजर्स। पहला कौन सा होता है? पहला आपने आइडेंटिफाई करना है कि फ्रॉड एग्जिस्ट करता भी है या उसके कुछ टिपिकल से प्रोसीजर्स हैं जिसमें इंक्वायरीज वगैरह आ रही होती हैं। आप लोग पढ़ के आए हैं ना, मैं इस अजम्पशन पे चल रहा हूँ कि आप लोग वाकई में पढ़ के आए हैं। अच्छा, उसके बाद फ्रॉड आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद आपने चेक करना है कि उसका लेवल क्या है, एफएस लेवल है या असर्शन लेवल है, और उसके रेलिवेंट प्रोसीजर्स आ जाएंगे। और उसके बाद एक और सेट भी है कि मैनेजमेंट ओवरराइड कर रही है या उसमें 2-3 बातें हैं, जनरल एंट्रीज, चीज़ें मैं बना या बना दूं, पक्का बना देते हैं। जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेते हैं। अच्छा जी, तो कहानी शुरू होती है। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है। स्टेप 1 इज उसने आइडेंटिफाई करना है कि क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है फ्रॉड की वजह से। तो इसमें इंक्वायरीज वाली बातें हैं, और क्या है इसके अलावा। अच्छा, ये इंक्वायरी कहाँ से करेगा? नंबर 1 मैनेजमेंट से, इंटरनल ऑडिटर से, और मैनेजमेंट से क्या, असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड फ्रॉड, पॉलिसीज, सस्पेक्टेड फ्रॉड। अगर आप किताब पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 28 पे जाएंगे, अगर आपके पास 12वां एडिशन है तो। उसके साथ सर जी पेज 28 पे एक हेडिंग आ रही होगी, प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। आ रही है हेडिंग, जिसका स्टार्ट हो रहा है इंक्वायरी से। तो ये उसका स्टेप 1 है, ठीक है। मैं हेडिंग दे देता हूँ, पेज 28। उसके बाद स्टेप 2 क्या है कि उसने यहाँ पे फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर लिया। अब चेक क्या करेगा कि वो एफएस लेवल पे चल रहा है या असर्शन लेवल पे जा रहा है। अगर तो एफएस लेवल पे है, आप आ जाएं पेज 25 पे। 25 पेज में लिखा हुआ है कुछ रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। उसकी पहली हेडिंग क्या है? एट द एफएस लेवल, तो ये वाली बातें आ जाएंगी। और नीचे असर्शन लेवल पे 2 बातें हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, और उसके बाद वापस आ जाए जरा पेज 28 पे ही। इसके ऊपर कुछ बातें और भी लिखी हुई हैं, जनरल प्रोसीजर्स, इररिस्पेक्टिव कि मैनेजमेंट ओवरराइड कर रही नहीं कर रही। तो ये 3 अलग से भी आपने जनरल प्रोसीजर्स को देखना। तो ये 3 तरह के सवाल टिपिकल आई गैप पूछता है, क्रैमिंग में भी, सिनेरियोज में भी। पार्ट ए वो रखता है ज़रा सा लॉजिकल कि बताएं फ्रॉड है या एरर है, और पार्ट बी में वो स्ट्रेट अवे टेस्ट करता है, ये बता दें या ये बता। अभी देखते हैं सवाल, आपको आइडिया हो जाएगा। ऑटम 2009 ये एक सवाल आ रहा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एन ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी विजिलेंट
ये विजिलेंट क्या होता है? विजिलेंट, दिलचस्पी, एक्टिव, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोप्राइटी ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ब्रीफली डिस्क्राइब द सिचुएशंस इन विच अ ट्रांजैक्शन इज इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड और अटेम्प्ट टू कंसील फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसने आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछी हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखने को मिलती है, क्या बताएंगे? क्या बताएंगे यहाँ पे? उसने आपसे एग्जांपल्स पूछी हैं, टेबल बना हुआ एक, आए जरा उस पर। पेज स्टडी पे आए जरा, एग्जांपल आ रही, यहाँ से कोई सी चार निकाल दो, मगर उसमें क्या आना चाहिए? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा जी, क्वेश्चन टू का पार्ट 1 जरा पढ़ के बताइए, फ्रॉड लग रहा है आपको या एरर लग रहा है आपको? ऑटम 10 क्वेश्चन नंबर 1, बुक का क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 1 पढ़ के बताइए, इज दिस अ फ्रॉड और एन एरर? ध्यान से सोचना, क्योंकि यहीं पे गलती के चांस होते हैं। देखिए, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल स्क्रैप्ड ड्यूरिंग द ईयर इज मटीरियली डिफरेंट फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ स्क्रैप सोल्ड, यानी कि जितना स्क्रैप निकाला था और जितना बेचा उसमें फ़र्क है। द कंपनीज की जो रिकॉर्ड हैं वो नेट बैलेंस शो कर रहे हैं, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, और कोई भी रिकन्सिलिएशन अवेलेबल नहीं है जहाँ से हम डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकें। फ्रॉड है या एरर है? फ्रॉड है। रीज़न 1, कोई रिकन्सिलिएशन नहीं है। रीज़न 2, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है। एक ही बंदा क्वांटिटी निकाल भी रहा है और वही बंदा उसको बेच भी रहा है, तो यहाँ तो सेग्रीगेट किया होता तो फ्रॉड के चांसेस कम थे। और इवन अगर सेग्रीगेट किया भी है तो दो लोग मिलके क्या कर सकते हैं? कोलिजन बना सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने एनालाइज करना है और बताना है कि ये फ्रॉड है या एरर है। तो रीज़न हमने देख ली। अब ज़रा पॉइंट 2 पढ़े, पॉइंट 2 पढ़े। आइडेंटिफाई करें कि ये फ्रॉड है या एरर है। क्यों? 70% जो सेल्स हैं वो आखिरी जून ईयर एंड के आसपास हो रही हैं, यानी कि फेक जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड की होंगी। और 2 नए कस्टमर भी आ गए हैं एकदम से जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो ये गोस्ट कस्टमर्स हो सकते हैं जो कि असल में है नहीं, मगर उनके नाम पे सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया है। और साथ ही क्या हो रहा है? फॉरेन से रिटर्न आनी स्टार्ट हो गई है। तो ये स्ट्रेट रीजन दे रहा है किस चीज़ की? फ्रॉड। मैनेजमेंट के बोनसेस पे लिंक है, तो इंसेंटिव प्रेशर वाला पॉइंट भी। पॉइंट 3 देखें, पच्चीस की जगह पे क्या रिकॉर्ड हो गया है? ट्रांसपोजिशन एरर है, टाइपो एरर है। तो ऐसा तो हो जाता है। और डिफरेंस जो है वो अपीयर भी हो रहा है किसमें? बीआरएस में, यानी कि उन्होंने छुपाया नहीं है। हाँ, अगर छुपाया होता, डिफरेंस ना आ रहा होता, तो हम कहते कि ये क्या है? तो ये है क्या? बेसिकली एरर। ये तो हो गया पार्ट ए। व्हाट एक्शंस वुड यू टेक टू डील विद द अबव मैटर्स? अब जरा मुझे बताइए क्या मांग रहा है? आइडेंटिफाई तो आप लोगों ने कर ली है, आइडेंटिफाई हो गए हैं। एफएस पे है या अदर्शन पे?
तो ये वाले रेलेवेंट प्रोसीजर्स आपने उठा के छाप देने हैं। ये ऐसा ही होगा, पार्ट ए में होगा बताएं फ्रॉड है या एरर है, और पार्ट बी में उन तीनों में से कोई प्रोसीजर आपसे लिखवा रहा होगा। तो इसके आगे लिख लें स्टेप 2, या कोई भी अगर आप इसको जोड़ना चाहें। यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 देखें जरा, स्प्रिंग 14 क्वेश्चन नंबर 10। मुझे बताइए क्या पूछ रहा है। मैनेजमेंट इज इन अ यूनिक पोजीशन टू perpetrate fraud because of its ability to manipulate the records. Determine the procedures जो क्या आप परफॉर्म करेंगे to address the risk related to, तो क्या पूछ रहा है? जनरल प्रोसीजर्स। ये किसके हैं? ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल्स। तो इससे एक चीज तो साबित हो रही है, ये तीनों बातें आप लोगों ने क्या कर लेनी है? रटा। अगर आई क्या पूछेगा तो तकरीबन ऐसा सवाल निकालेगा फिर से, जिसका एक पार्ट लॉजिकल होगा और पार्ट भी उसका क्रैबिंग से आंसर हो रहा होता है। जी, ये सवाल आप लोग पहले भी देख चुके हैं जब हम लोग 610 कर रहे थे, मगर इसका एक पार्ट बी भी था। पार्ट बी कह रहा है कि आपने इस सवाल में से ढूंढने हैं कहाँ कहाँ पे आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर मिल रहा है, ढूंढ के बताइए। यू हैव 5 मिनट्स, आइडेंटिफाई, ढूंढे 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 ढूंढे। ऑटम 14 क्वेश्चन नंबर 3 ये रेफरेंस है। नजर आ रहे हैं यहाँ से? ये मैं तो चले जाता हूँ, कोई बात। बोर्ड वाला रिकॉर्ड अभी तलाश करके निकालते जाएं, ढूंढते जाएं, लिखते जाएं, फिर वन बाय वन देखते हैं। 6 नंबर है तो कम से कम 4 तो आपको निकालने चाहिए ना, अगर 1.5 के हिसाब से भी हो, क्योंकि वो कह रहा है आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब, यानी कि 2 बातें हैं। आधा नंबर इसका होगा और 1 नंबर डिस्क्राइब करने का होगा। तो 1.5 के हिसाब से कम 4 तो आपको निकालने चाहिए। फ्रॉड रिस्क फैक्टर 3 तरह के होते हैं, इंसेंटिव प्रेशर, एटीट्यूड, अपॉर्चुनिटी। बस वो ज़हन में रखते हुए निकालिएगा। हो गया? आइए देखते हैं, अब लाइन बाय लाइन चलते हैं। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ CPPL विच ऑपरेट्स चेन ऑफ मोबाइल फोन्स एंड रिटेल आउटलेट्स। कोई मसला नहीं है। अबाउट 25% ऑफ द शेयर होल्डिंग इज ओन्ड बाय अनवर एंड हिज वाइफ। मेजर शेयर होल्डिंग किसके पास है? और बाकियों को कितना कितना दिया हुआ है? और बाकियों को बिजनेस में ऐड किया? नहीं, उनको बस शेयर देकर साइड पे बिठाया हुआ है। काम कर कौन रहे हैं?
और इन दोनों में से भी मेन काम कौन कर रहा है? अनवर। यानी कि एक बंदा पूरी कंपनी को चला रहा है। तो ये अगर चाहे तो किसी भी टाइम पे अपने लगाए हुए कंट्रोल्स को इजीली ओवरराइड, तो इसके पास क्या है? इंसेंटिव है, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी है या अपॉर्चुनिटी? इस ये पॉइंट समझ आया? द फंक्शन कंप्राइज ऑफ 3 सीनियर ऑफिसर्स हु आर ग्रेजुएट्स। ड्यूटीज़ में शामिल है रिकॉर्ड्स की चेकिंग, स्टॉक टेकिंग, BRS बनाना, पेमेंट्स को देखना, वेरीफाई करना। अच्छा, इन सब को चला कौन रहा है? अनवर। तो अगर अनवर की ही कोई गलती सामने आए इस डिपार्टमेंट के, तो वो किसके पास जाएंगे लेके? तो वो उन पे क्या डालेगा? ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज अनवर स्ट्रेस्ड अर्ली कंडीशन ऑफ। आप ऑडिटर को नहीं कह सकते कि अपना काम जल्दी करो, दिस इज ऑल्सो अ प्रेशर। इन ऑर्डर टू एबल टू सबमिट द, ठीक है, वो क्या लेना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंस किससे लेंगे? बैंक को क्या दिखाएंगे? ऑडिट रिपोर्ट दिखाएंगे। वो रिपोर्ट किस पे बनी होगी? तो बैंक उसको लोन देगा जिसके फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट ज़्यादा या कम है, एसेट ज़्यादा या कम है। तो इसका मतलब है कि वो अंडर इंसेंटिव, क्योंकि उसने लोन लेना है, उसका फ़ायदा, उसका अपना क्या है? इंटरेस्ट है। अपनी FS को मॉडिफाई कर सकता है, उसमें फेक सेल्स रिकॉर्ड कर सकता है। तो प्रेशर है फेक सेल्स रिकॉर्ड करने का। और तभी वो हमें क्या क्या कह रहा है? फटाफट से ऑडिट को पूरा करो और यहाँ से दफा हो जाओ। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट जो डिपार्टमेंट है इंटरनल वाला, उसने काफ़ी ज़्यादा काम किया होगा, तो ये लाइन ज़रूरी नहीं है। और इसके अलावा मुझे बताइए। वो हो गया ना, ठीक है, ये भी सही है। और बताएं, इनका काम किस चीज़ का है? मोबाइल फ़ोन क्या सेम रहते हैं? बदलते रहते हैं। टेक्नोलॉजी फ़ौरन से चेंज होती रहती है, यानी कि इसमें रैपिड चेंज है। उससे क्या मसला? इन्वेंट्री को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स भी की जा सकती है और इसके साथ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी की जा सकती है। इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एनवरी पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, मगर रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो उससे एसेट्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे और फ्रॉड होना शुरू हो जाएगा। ये सवाल समझ आता है? स्प्रिंग 15 देखें, पार्ट बी नहीं, पार्ट ए देखना बस आपने। कौन सा? उसने नहीं दिया हुआ, अलग अलग करके नहीं बताया हुआ, आपने बताना। तो सेग्रीगेशन नहीं है ना, होनी चाहिए थी। हाँ, इसकी 3 हेडिंग्स खोल के ना आपने इसमें रहते हुए बताना। इन्हीं को, वही बता रहा हूँ ना, इन्हीं को पकड़ें और इसमें डाल दें। मुझे बात समझ आई? जैसे फॉर एग्जांपल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, इसमें होनी चाहिए थी मगर नहीं है। इसकी वजह से क्या अराइज होती है? अराइज क्या हो रहा है? इनमें से हाँ, तो आपने अपॉर्चुनिटी की हेडिंग खोल दी, उसके नीचे ये वाला पॉइंट आ गया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। पॉइंट समझ आया? हाँ, तो 3 हेडिंग्स में 2-2 पॉइंट्स भी आ रहे हैं, तो 6 पूरे हो जाएंगे। हाँ जी, हो गया। पहला वाला क्या है? ड्यू टू टफ कंपटीशन द मार्केट द कंपनी हैज बीन अनएबल टू इंक्रीज द। 5 सालों में इन्होंने प्राइसेस को नहीं बढ़ाया और अब मार्केट में क्या है? टफ कंपटीशन है। सर्वाइवल के लिए जो इसके शेयर होल्डर्स होंगे वो क्या चाहेंगे? प्रॉफिट बढ़ाओ या प्रॉफिट गिराओ? बढ़ाओ। तो प्रॉफिट बढ़ाओ दिखाने के लिए फेक सेल्स, और फेक सेल्स के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल, तो ये फ्रॉड है। एडिशन टू इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ ₹500 मिलियन में 10 मिलियन का एक रिसर्च कॉस्ट है जो कि ऐड हो गया है, मगर हम उसको अलग भी कर सकते हैं थ्रू इनवॉइसेस फ्रॉम सप्लायर।
ये एरर है। ड्यूरिंग द लास्ट 3 years CEO and higher management has been earning handsome bonuses based on the, हाँ जी, इंसेंटिव में जाके फिजिकल स्टॉक टेक ऑन 31/12/14 इंक्लूड्स गुड सोल्ड, मगर वो डिस्पैच नहीं की, यानी कि सेल की एंट्री रिकॉर्ड कर दी है, वेयर हाउस में से सामान मूव, और सेल कितने की है, जिसमें से कितना जा चुका है सिर्फ, तो जिसने 52 मिलियन का सामान खरीदा हो वो सिर्फ 2 मिलियन का सामान उठाएगा वहाँ से। इट मीन्स कि ये भी क्या है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये एरर नहीं है, फ्रॉड है, फ्रॉड। अब पार्ट बी पढ़े। आइडेंटिफाइंग, डिस्क्राइब व्हाट एक्शंस आर टू बी टेकन बाय एन ऑडिटर ऑन आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई कर लिया या करना है, कर लिया है, तो कौन सा लगाऊं, ये आइडेंटिफाई करने वाला है, ये आइडेंटिफाई हो गया है, या मैं लिख देता हूं, ये है हो गया है, ये है आइडेंटिफाई करना है, और ये जनरल है। तो यहां भी आप कौन से लगाऊं प्रोसीजर्स, ये वाले, ये वाले, स्टेप 2 वाले। ये एक सेकंड सर, ये सवाल देखें, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, ये सवाल देखें और ये देखें, मुझे बताएं इजीली मैनेजेबल है या नहीं है। हाँ, कौन सा, ये वाली, हाँ, इनको कब करना है, इनको कब करना है, ये यहाँ पर ऐड हो सकता है, उसके अलावा नहीं, बट अगर नंबर ज़्यादा हो तो। जी, आइडेंटिफाई 6 वेज जहां पे आप फ्रॉड कर सकते हैं थ्रू ओवरराइडिंग ऑफ। क्या बुक में ये 6 बातें लिखी हुई हैं? ब्रीफली स्टेट द प्रोसीजर्स जो कि आप परफॉर्म करेंगे टू आइडेंटिफाई, यानी कि आप आइडेंटिफाई करना है, स्टेप 1 वाला। और नीचे क्या कह रहा है पार्ट ए में, क्या ऑल्टर का काम होता है फ्रॉड पकड़ना, काम किसका होता है, तो इसको क्यों तंग करते हैं फिर? अगर एक ऐसा फ्रॉड सामने आ जाए जिसका इम्पैक्ट किसके पे जा रहा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो फिर इसको क्या होना पड़ेगा ज़्यादा, एक दफ़ा पीछे जाके ना इसका आंसर पढ़ लें जल्दी से, जल्दी से। ऑटम 16 क्वेश्चन नंबर 2, स्पीड लगाइएगा काइंडली। क्या कह रहा है कि प्राइमरीली वो लाइबल, बस पढ़ लें। पढ़ लिए? चलिए, मुझे ना पार्ट बी का आंसर आपने पूरी किताब में से ढूंढ के देना है कि कहाँ पे लिखा हुआ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आपने सही तलाश कर लिया तो आपको एक चाय मेरी तरफ से। पार्ट बी किताब से ढूंढना है। ये आएगा, आपने वंस इन अ ब्लू मून सवाल पूछा हुआ है। हाँ जी, किताब में मिलेगा आपको, तभी तो चाय पिला रहा हूँ। कहाँ है, कहाँ? नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। 4 एग्जाम्पल्स हैं जो आप दिखा रहे हो, वो एग्जाम्पल्स नहीं है। मैंने हिंट दे दिया है, 4 एग्जाम्पल्स हैं। और अगर गलत हुई फिर
नहीं, ये तो तुम चीटिंग की तलाल। नहीं ये देखे ना सर, अब चाय बन गई ना। तलाल भाई ने अपनी इंटेग्रिटी लूज कर दी। मैंने ये नहीं बताया, मैंने कहा पूरी किताब से ढूंढ के चलाएं। चले बाकी को तलाश करने दें। मिल गया आपको, सबको मिल जाना। ये बड़ा कहाँ पे है? पेज नंबर, भागा जा रहा हूँ, बैडेड की एंट्री पास करता हूँ। हाँ जी मिल गया। कहाँ पे भला? पेज 30 पे आए। प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। अब आई के अपने इसके बाद और इससे पहले ये सवाल नहीं टेस्ट किया हुआ, शायद आप लोगों की वो लकी अटेम्प्ट हो जहाँ पे आई के फिर से जाग जाए और एक सवाल दाग दे। इसका मतलब बताऊँ क्या है कि फ्रॉड में से कुछ चीज़ छोड़नी नहीं है। चले पार्ट सी बताइए, बताइए फ्रॉड है या है, और है तो क्यों है? पिछले साल की ग्रोथ क्या थी? 30%। अब की इतनी है 60। अचीव हो गई है ना 60, ठीक है 60 अचीव हो गई है अगेंस्ट 30 का टारगेट। तो उसमें से 25% किसको जा रहा है? इसका मतलब है कि इंसेंटिव फेक सेल्स बढ़ा दिया होगा। वन ऑफ द कंपेटिटर है शोन इट्स। तो अगर एक कंपेटिटर आपको एक्वायर करना चाहता है तो उससे ज़्यादा पैसे देने के लिए आपको अपनी कंपनी की ज़्यादा वैल्यू करनी पड़ेगी। वो ज़्यादा वैल्यू कैसे होगी? थ्रू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप लोग तो वाकई में पढ़ने वाले हो गए हैं। थोड़ा सा मैं आगे आऊँगा। ये मुझे बताइए इन दो सवालों में कोई इशू है? ऑटम 18 और ऑटम 19। ऑटम 18, ऑटम 19। स्टेट एनी 4 टेक्निक्स विच द मैनेजमेंट में यूज फॉर। ये कौन से हैं? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मैनेजमेंट में ओवरराइड, तीसरी वाला पॉइंट। और ये 5 इंक्वायरीज। इंक्वायरीज कहां पे बताता है? ये हो जाएगा। हाँ, स्टेट एनी 4 टेक्निक्स जो कि मैनेजमेंट यूज कर सकती है फॉर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये कौन कैरल लगाएंगे? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऊपर वाला और है। एक सेकेंड, मैं इसकी बात कर रहा था, आप इसकी बात कर रहे हो। ये वो नहीं है। ढूंढ के बताएं कहाँ पे है, निकाले जरा। पेज 27 पे आए, 27 पे आ जाए जरा। क्या लिखा हुआ? 27 पे मिल गया। एक हेडिंग आ रही होगी, इट ऑफन इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल्स। और इसका आंसर पेज 28 पे आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, 27 और 28 डन हो गया। वो इस सवाल के बारे में क्या था? ऑटम 18 का 2B।
थोड़ा बहुत सैम्पलिंग भी ज़हन में होना चाहिए। आपके सैंपल में थी 3 अदद इनवॉइसेस, आपने निकाल के कहा कि भाई मुझे ये निकाल के दें, उन्होंने कहा जनाब वो तो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप उनकी जगह पे कुछ और चूज़ कर लें सैंपल। तो क्या सैंपल आपने उनकी पसंद से चूज़ करना होता है? नहीं। उनकी बात मानने को तैयार है? नहीं। उनसे कहेंगे जनाब ढूंढ के निकालें, तब तक हम क्या लगाते हैं उनके ऊपर? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। और अगर आप वो लगाने से भी कासिर हैं, फिर क्या आप अपना सैंपल चेंज करेंगे? नहीं। उनसे कहेंगे कि जनाब ढूंढ कर लेकर आएँ, और अगर वो प्रोवाइड नहीं करते, स्कोप लिमिटेशन, जिसकी वजह से क्या अराइज होगा? मिसस्टेटमेंट। पॉइंट 2 देखें। पांच इनवॉइसेज हैं 1725 की जगह पे, नहीं 1200 इस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। रिकॉर्ड किस पे हो गई हैं? जिससे सेल्स बढ़ेंगी कम होंगी? 1575 निकालें ज़रा, फ़र्क यही आ रहा है। 1575 000 मल्टीप्लाई बाय 3500 भी करना यार, ये तो एक कार्टून की बात हो रही है ना। मल्टीप्लाई बाय 3500 करें, आंसर क्या आ रहा है? ये नहीं आता, नहीं। 1725 माइनस 1275 मल्टीप्लाई बाय 3500, 1575 000। तो ये एरर है, ये फ्रॉड है। कौन कह रहा है फ्रॉड है? सवाल खामोश है। एरर तो लग रहा है, एरर लग रहा है, मगर फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि सवाल ने एरर को साबित करने के लिए कोई पॉइंट दिया नहीं है। जिस तरह इसके पिछले सवाल में था कि BRS अवेलेबल है, जिसको हमने देखते कहा था कि एरर है। तो यहाँ पे आपने एक बात लिखनी है कि अगर तो ये इशू इनके कंट्रोल वीकनेस की वजह से आया है और वो उस वीकनेस को ठीक करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इट वुड बी फ्रॉड। अदरवाइज ये क्या है? एरर। तभी तो कह रहा हूँ सवाल खामोश है ना। तो अगर तो कंट्रोल वीकनेस है और वो मैनेजमेंट ठीक करने को तैयार है, तो एरर है। और अगर वो ठीक करने को तैयार नहीं है इस कंट्रोल को, तो हम उसको फ्रॉड की तरफ लेकर जाएंगे। क्या? जिस तरह आप लोग पेपर छोड़ के चले जाते हैं। अगेन सवाल बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है। एक पॉइंट अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा कुछ जाएगा नहीं। हाँ, कौन सा? फर्स्ट पार्ट की ये? हाँ, तो ये तो फ्रॉड ही है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। ये तो ऊपर तो है ही फ्रॉड। अच्छा जी, स्प्रिंग 18 पे आए। ग्रीन लिमिटेड, आइडेंटिफाई FRF निकालें ज़रा, निकालें। आइडेंटिफाई FRF ग्रीन लिमिटेड। इसमें 2 हैं, इसमें 1 और इसमें 1 है। मैं आपको पहले बता दूँ, A में 2 है, B में 1 और C में 1 है, तभी 4 नंबर पूरे करेगा। स्प्रिंग 18 क्वेश्चन नंबर 8 किताब का क्वेश्चन नंबर 10। बस बहुत हो, बहुत ज़बरदस्त अंदर।
कंपनी पहले एक्सपोर्ट करती थी, ब्रांड नेम क्या था, वियरेबल, मगर बाद में एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गई, तो अब उसने कहा मैं किसको फोकस करूंगी, लोकल मार्केट को। अच्छी बात है। अकॉर्डिंगली इट हैज़ मेड एन एग्रीमेंट विद BL, 2 कंपनी होंगी, एक GL और एक BL, अकॉर्डिंग टू विच GL प्रोडक्ट वुड बी सोल्ड टू BL, who would market them through BL retail outlet, जो कि पूरे पाकिस्तान में फैली है। A director of GL holds major shareholding in, ये लाइन इसने क्यों ऐड की है, रिलेटेड पार्टी बन रही है, एसोसिएटेड सॉर्ट ऑफ, एक RP बन जाएगी। देखना एक डायरेक्टर दूसरे में क्या है, मेजर शेयर होल्डर है, और जब मेजर इसका मतलब है कि 20% से ऊपर ही होगा, तो उस वजह से ये दोनों कंपनीज क्या बन जाएंगे आपस में, एसोसिएट्स, एंड इट विल बी कॉल्ड एज अ रिलेटेड पार्टी। और जहाँ पे RP आ जाए वहाँ पे मुझे ज़्यादा कान खोल लेने चाहिए, आंखें खोल लेनी चाहिए, फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हैं। अब एक कंपनी की सेल्स गिरी हुई है, तो सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकता है। पॉइंट B देखें, एक RP वाली आ गई ना, नीचे वाला ना, हाँ। 2 डायरेक्टर्स हैं, एक के पास 16% शेयर्स और एक के पास 13% शेयर्स हैं। वो चाहते हैं कि अपने अपने शेयर होल्डिंग बेच दें, तो कब इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी मार्केट में, जब कंपनी की जो फाइनेंशियल्स बनी होंगी उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। और कब इनको बेचने में ज़्यादा फ़ायदा होगा, जब ऑलरेडी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू वो बड़ी होगी, जब शेयर की वैल्यू बड़ी होगी। तो शेयर की वैल्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट दिखा के, ज़्यादा एसेट्स दिखा के। उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, ये पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि इन्होंने कोई फ्रॉड किया और वो बेच के भागना चाह रहे हैं, सब इन्होंने कोई फ्रॉड किया है और वो बेच के भागना चाह रहे हैं। नहीं, बहुत दूर की अप्रोच लगाई। C देखें ज़रा, C पिछले साल जब आप ऑडिट करने के लिए आए थे, आपने क्या दिया था, मैनेजमेंट लेटर, जिसमें क्या होता है और कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है। जब आप इस दफ़ा आए तो आपने कहा जनाब वो लास्ट टाइम को डॉक्यूमेंट दिया था उसके ऊपर क्या बना है, उन्होंने कहा वो भी क्या है, क्योंकि बीमार हो गया कौन, वो पूरे साल से ना बीमारी है, वो पूरे साल से क्या है, बीमार है। इसका मतलब है कि वो इस चीज़ को सीरियस एटीट्यूड नहीं है, ऑर्डर के कहने के ऊपर भी कंट्रोल्स को ठीक नहीं किया जा रहा। इसका मतलब है कि कंट्रोल्स को ठीक ना करने में इनको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अदरवाइज कंपनी को अपने कंट्रोल्स ऑटोमेटिकली क्या कर लेने चाहिए थे, ठीक कर लेने चाहिए थे। तो इट इज़ एन एरर और फ्रॉड। पार्ट B कहाँ से करेंगे आंसर, डिस्क्राइब व्हाट एक्शंस एन ऑडिटर शुड टेक ऑन, आइडेंटिफाई हो गए, करना है, हो गया है, उसके ऊपर क्या लेने हैं, तो हाँ जी, उन्हीं की है ना, उन्हीं की है ना, मगर लास्ट टाइम हम उनको बता के गए थे कि इसको ठीक करवा लें, इसकी वजह से इश्यूज हैं, तो वो भी नहीं ना कर रहे। चले अगर उन्होंने नहीं भी करना, वो मसला वो नहीं है, मसला ये है कि वो सीरियसली ले ही नहीं रहे, चाहे वो करें या चाहे ना करें। इसका मतलब है कि ठीक ना करने में उनको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। अच्छा जी, मैं आता हूँ, पहले ज़रा इसको देख लें फिर वापस आ जाएंगे। स्प्रिंग 20 पे देखें, स्प्रिंग 20 बी, अच्छा है
जी कौन है? हाँ हाँ पीछे आए, ये नहीं पीछे आए, पीछे आए, ये मोस्टली वो एफएस के रिलेटेड ही होता है, क्योंकि अगर वो अजशन वाइज चलेगा फिर आपको बताएगा कि एग्जिस्टेंस पे है, कंप्लीटनेस पे है, इस पे है, उस पे है, वो जो 7 बातें हैं अगर वो डिस्कस नहीं कर रहा और ओवरऑल बात कर रहा तो इट वुड बी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नहीं एग्जैक्टली छाप दें बस खामोशी के साथ। हाँ जी हो गया। पहले में क्या हो रहा है? फाइनेंशियल टारगेट्स को मीट करना है तो प्रेशर में जाएगी कहानी। और यहाँ पे क्या? हाँ इंसेंटिव भी है, ठीक है। नहीं मैं पार्ट 2 के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। व्हाट इज पार्ट 2? पार्ट 2 में क्या? सडन राइज है, कॉस्ट बढ़ गई है, प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, सर्टेनिटी नहीं है, अगले साल होगा, ऑर्डर कह रहा है कि भाई प्रोविजन हैज़ नॉट बीन मेड बिकॉज इट वुड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी। तो ऐसा ही है, क्योंकि जब आप प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे तो वो कम हो जाएगा इनका प्रॉफिट। तो देयरफॉर कंट्रोल्स क्या नज़र आ रहे हैं हमें? वीक, जिसकी वजह से क्या होगा? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मगर किसके तहत? इंसेंटिव प्रेशर, एटीट्यूड या अपॉर्चुनिटी? एटीट्यूड भी और इंसेंटिव, ये डबल में जाएगी। अच्छा जी, स्प्रिंग 20 का एक सवाल है, स्टेट एनी 4 एक्शंस विच द ऑडिटर शुड टेक ऑन आइडेंटिफाइंग अ। पहला, अच्छा जी, और ये ज़रा बताइएगा ऑटोमेटिक किसका सवाल? फॉर आइडेंटिफाइंग, डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। अभी आइडेंटिफाई करना है स्टेप। चलिए स्प्रिंग किस करें ज़रा? नैनो फुटवेयर लिमिटेड। अगर अप्रोच ज़हन में हो ना किसी भी स्टैंडर्ड की, तो पास से पास का सवाल मुश्किल नहीं है। हम लोग कहाँ पे फंसते हैं? अप्रोच हमारे जहन में नहीं होती, उसका पूरा स्ट्रक्चर एक पूरा खाका जहन में नहीं होता। वो अगर है तो फिर तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखें ना, एक बात वो बार बार रिपीट कर रहा है, इंसेंटिव और प्रेशर वाली। फिर एटीट्यूड का मसला भी वो हर सेकंड क्वेश्चन में ले आता है। तो ये चीज़ें बार बार रिपीट करनी ही है। और पार्ट भी तो वैसे आसान है। ये देखें इसका पार्ट है, यहाँ भी यही मतलब मसला है, परफॉर्मेंस का इशू नज़र आएगा आपको। चाइनीज़ प्रोडक्ट आ गए हैं मार्केट में, उन्होंने आके तबाही मचा दी है, आपका प्रोडक्ट गिर रहा है, तो आपको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फेक सेल्स रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। और वो फेक सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रोल्स को ब्रीच करना पड़ेगा। कंट्रोल्स को ब्रीच करने से क्या होगा? और पॉइंट 2 क्या है? एक बंदा सारे काम कर रहा है तो मैनेजमेंट इजीली कंट्रोल्स को मैनिपुलेट कर सकती है। तो यहाँ पे एटीट्यूड या अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी। और पार्ट बी का क्या करेंगे? ऑन आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हो चुका है तो अब स्टेप 2 वाली बात है। डन है, हो गया फ्रॉड। एक चीज़, इसको आप लोगों ने गौर से देखा, ये जब आप लोग रिवीजन करने के लिए बैठे ना, तो काइंडली कम से कम ये सवाल आपने हाल से गुजारने हैं, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये भी नहीं किया और आप एग्ज़ाम देने पहुंच गए तो फिर आप अपने साथ क्या कर रहे होंगे? जुल्म कर रहे होंगे। और जब आप लोग परेशान हो, एक हफ्ता रह गया, 10 दिन रह गए कि क्या करें, तो ये कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं। कम से कम जो चैप्टर्स आपने अच्छे तैयार करके जाने हैं, 3,
5, 6, 11, 13 और उसके बाद 1, 2, 4, 7, 9 और 12 और उसके बाद 8, 10 और 15। वेव 1 हमारी पहुंची इख्तिताम को। रिस्क के 2 लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे इसके फ़ौरन साथ, तो आपने उसको छोड़ना नहीं है। घर जाके जब भी आपको टाइम मिले आपने उसको भी कवर कर लेना है। तो आई विश यू ओवर। एंडिंग तरीके तो करना दो यार। अभी चाहे क्या कह देता हूँ, कह दूँ? नो सर, वेव 2 में करेंगे। वेव 2 खड़ी हुई सर पे। अच्छा, वेव 2 के बारे में सुन लें। ऑल्टरनेट डेज पे है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। होगा क्या कि हम लोग पूरी अटेम्प्ट को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो था ना एक स्टैंडर्ड वाइज हम लोग चल रहे थे या चैप्टर वाइज चल रहे थे, तो उसमें वो जो अभी आपने देखी होगी 3 आवर स्ट्रेटजी, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, उसकी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। उसका फ़ायदा उस वक्त होगा जब आप एक दिन पहले उसको घर से अटेम्प्ट करके आएंगे। तभी उसको रखा है ऑल्टरनेट डेज पे कि अगर ट्यूसडे को डिस्कस होना है स्प्रिंग 23, तो मंडे को आपने घर पे कौन सी अटेम्प्ट करनी है, स्प्रिंग 23, ताकि जब आप ट्यूसडे पे आएँ तो आपके सवाल हों, पेपर को डिस्कस किया जा रहा हो और मसले मौके पे ही रिजॉल्व हो जाए। ये करने के काबिल होंगे, उम्मीद की जा सकती है, पक्की बात है। अल्लाह हाफ़िज़।